एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी गोल्स विद खुशी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो कि है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। इसका हमने ये सारा पार्ट भी क्लियर कर चुका था और टीपू सुल्तान के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। बैटल्स कौन कौन से हैं ये सब भी हमने पढ़ लिए थे और उसके बाद जो वॉर हुआ था मराठास के साथ वो भी पढ़ लिया था और कंपनी ने कैसे रूल्स को एक्सपेंड किया वो सब भी हमने देख लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द क्लेम ऑफ पैरामाउंटेसी। तो सबसे पहले ये जो पैरामाउंटेसी है ये होता क्या है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव दैट फ्रॉम अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परसुएट एन एग्जेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन। मतलब पैरामाउंटेसी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा पावर में जो ब्रिटिश है वो क्या समझते थे कि इंडियन स्टेट्स उनसे नीचे हैं, है ना। तो मतलब बहुत सारी जगहों पे कब्जा कर लेना। अर्ली 19th सेंचुरी की शुरुआत में जो ब्रिटिश थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने बहुत सारे टेरिटरीज़ पे, इंडिया की टेरिटरीज़ पे अपना कब्जा कर लिया था अंडर लॉर्ड हेस्टिंग। अब यहाँ पे एक ब्रिटिश का नाम आता है जिसका नाम रहता है लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि गवर्नर जनरल थे 1813 से 1823 तक। तो इन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की थी जो कि थी पैरामाउंटेसी। इसमें उन्होंने बताया था कि पैरामाउंटेसी का मतलब जो जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो, बहुत ज़्यादा पावर में उन्होंने हर जगहों को एनेक्सिंग कर लिया हो, मतलब मैंने बताया था कब्ज़ा कर लिया हो। है ना। तो इसका मतलब ये होता है। देन द प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज। अब ये जो प्रोसेस थी वो अनचैलेंज गई। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लिख सकते हैं, जो ब्रिटिश थे ना वह क्या करते थे, छोटे छोटे स्टेट्स को क्या किया करते थे, अपने अनेक्स मतलब अपने कब्जे में कर लिया करते थे। तो इसी तरह एक छोटे स्टेट का नाम था किट्ठूर, जो कि है आज कर्नाटका में है। ठीक है। रानी चान्नामा, ठीक है, वहाँ की जो रानी थी जो चान्नामा थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, एक मूवमेंट लॉन्च किया था जिस मूवमेंट का नाम था एंटी ब्रिटिश रेसिडेंट मूवमेंट। ओके। वो क्या है, बहुत सारे ब्रिटिश के साथ वो भी लड़ी थी, बट वो क्या 1824 में वो क्या ब्रिटिश के अंडर में आकर वो अरेस्ट हो गई और जेल में ही उनकी 1829 में वह उनकी मृत्यु हो गई। बट रायाना अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन किठोर। अब यहाँ पे रायाना एक चौकीदार का नाम है ना। ये भी बहुत ज़्यादा इनका रोल था हिस्ट्री में, बिकॉज इन्होंने बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के बहुत सारे ऐसे कैंप्स थे, उनके रिकॉर्ड्स थे जो कि जला दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिया। बट आखिरी में इन 1830 में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन 1830 में वो भी ब्रिटिश के कब्ज़े में आ गए थे। यू विल रीड अबाउट सेवरल केसेस ऑफ रेसिडेंट्स। हम अपनी बुक में भी ये सब पढ़ेंगे। Then in the late 1830s the East India Company became worried about Russia। अब होता क्या है कि जो 1830s में, ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब जो ब्रिटिश की कंपनी रहती है वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती है, बिकॉज उन्हें पता चल जाता है कि रशिया आ रहा है। ठीक है। सो इट इमेजिन दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया एंड इंटर इंडियाज द नॉर्थ वेस्ट। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें ये डर रहता है कि अगर रशिया आ गया इंडिया में, है ना, मतलब एशिया को क्रॉस करते हुए अगर रशिया आ गया, कहाँ से आ गया, नॉर्थ वेस्ट को पार करके, है ना, तो उनका क्या होगा, है ना, या फिर वो अपने देश उन्हें वापस जाना पड़ेगा, उनका ट्रेड खराब होगा। ठीक है। इस वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ड्रिवन बाय दिस फियर, इस डर के कारण जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या करना सिक्योर कर दिया, नॉर्थ वेस्ट की जो नॉर्थ वेस्ट का जो एरिया था उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हम एग्जांपल लिख सकते हैं लाइक दिस इज़ अवर इंडिया, या इस तरह में होता है समथिंग, आई डोंट नो हाउ इट इज़। ओके। जो नॉर्थ एंड वेस्ट होगा ना वो ये वाला पोर्शन होगा। ठीक है। कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पोर्शन होगा। कौन सा, नॉर्थ एंड वेस्ट। ठीक है। उन्होंने जहाँ पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान वगैरह भी आता है। ठीक है, इस तरह से। तो उस एरिया को नॉर्थ वेस्ट एरिया को जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, सिक्योर करना शुरू कर दिया। दे फाउट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विथ अफगानिस्तान बिटवीन 1838 टू 1842। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट अब उन्होंने क्या किया, बहुत एक उन्होंने वॉर लड़ा अफगानिस्तान के साथ, जो कि 1838 में लड़ा था और ये 1842 में ये
ख़त्म हुआ था। एंड इस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल दिया, और वहाँ पे अपना इनडायरेक्ट ही अपना ईस्ट इंडिया कंपनी अपना रूल वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिया, स्थापित कर लिया। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। अब जो सिंध थे है ना, उन्हें कैसे उन्होंने ले लिया, 1843 में उन्होंने भी अपने कब्जे में ले लिया। नेक्स्ट इन लाइन वॉज पंजाब। अब जो पंजाब था, ठीक है, बिकॉज ये सब नॉर्थ वेस्ट के ही एरियाज़ में आते हैं। सो अब जो पंजाब था, ठीक है, उन्हें क्या, उनके लिए भी उन्होंने वॉर लड़ना पड़ा, पंजाब को हड़पने के लिए उनको वॉर लड़ना पड़ा। बट वहाँ के जो पंजाब के जो महाराजा रंजीत सिंह थे, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, जो पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह थे, है ना, तो उनको देखकर, उनका पावर देखकर जो कंपनी थी वो बैक हो गई। मतलब कि वो बोली कि अरे यहाँ पे तो महाराजा रंजीत सिंह जैसे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं, सो हम इसे यहाँ पे कैसे लड़ें। बट जैसे ही जो महाराजा रंजीत सिंह है उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई थी उनकी मृत्यु? 1839 ही वॉज डाइड। तो जब उनकी मृत्यु हो गई, सो उन्होंने फिर से 2 वॉर लड़े और वह पंजाब को भी उन्होंने हड़प लिया। देन विद द सिख किंगडम, और सिख के साथ अल्टीमेटली इन 1849 पंजाब में वॉज एनेक्स, और 1849 में जो पंजाब था उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अब आता है द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अभी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है वो होता क्या है? सो द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये एक ऐसी पॉलिसी है, व्हाट इट इज़, ये एक ऐसी पॉलिसी है। सो द फाइनल वेव ऑफ ancessions occurred under Lord Dalhousie. It is very very important that ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, मैं आपको बता दूँ, ये लॉर्ड डलहौजी ने क्या की थी, एक पॉलिसी को बनाया था। सो अब ये जो लॉर्ड डलहौजी था, यहाँ पे एक गवर्नर जनरल की बात की जा रही है ना, तो इसने भी क्या है, बहुत सारी जगहों पे अपना एंसेशन किया, मतलब बहुत सारी जगहों पे अपना कब्जा किया। सो ये गवर्नर जनरल कब तक के लिए था? 1848 से लेके 1856 तक। सो इसने एक पॉलिसी को डिवाइस किया, पॉलिसी बुलाई, तो उसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देन the doctrine declared that if an Indian ruler died without a male heir, his kingdom would lapse, that is become पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी। मतलब एग्जांपल मैं आपको सिंपल बता दूं, इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये एक ऐसी पॉलिसी में ऐसा था कि अगर कोई भी किसी भी किंगडम में, किसी के भी परिवार में अगर लड़का नहीं होता है ना, जो बॉयज़ है वो लड़का अगर नहीं होता है, तो उसका जितना भी सारा किंगडम है वो किसको मिल जाएगा? वो कंपनी को मिल जाएगा, ठीक है। और अगर लड़का होता है ना, तो उससे क्या हो जाएगा? पूरा किंगडम मिल जाएगा। इस तरीके से इसमें था, है ना। तो देखिए, अगर हम एक साइड से देख सकें कि ब्रिटिश अपने फ़ायदे के लिए कितना सब कुछ कर रहे थे, है ना, कैसी कैसी पॉलिसीज़ बना रहे थे, है ना, कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब कुल मिला के उनको पूरी तरफ से उनका अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा था, है ना। तो अगर उनके यहाँ मेल हुआ, मतलब उनके अगर कोई भी लड़का हुआ, तो उनको सारा किंगडम दिया जाएगा, और नहीं हुआ तो उनका सब कुछ लैप्स हो जाएगा, मतलब वह सब कुछ खो बैठेंगे। That is became part of company territory. One kingdom after another was annexed simply by applying the doctrine. अब this is very important that doctrine of lapse जो पॉलिसी है ना, इसमें सबसे पहला किंगडम किसने अनेक्स किया था, किसने अनएक्स किया था, ठीक है, ये हम जानते हैं। सो 1 मिनट, ओके। सो उसका नाम था सतारा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये पूछा जाता है। सो जो सतारा था, ठीक है, जो कि 1848 में इसे हड़प लिया गया था। किसके द्वारा हड़प लिया गया था? ये सब ब्रिटिश के द्वारा हड़प लिया गया था। और उसके बाद संबलपुर है, जिसे 1850 में हड़पा गया था। उदयपुर है, जो कि 1852 में। नागपुर 1853 एंड झांसी 1854। झांसी के बारे में तो हम जानते ही हैं। फाइनली इन 1856, अब 1856 में कंपनी ने अवध को भी हड़प लिया। ओके, अवध मतलब वहाँ पे जो रूल होता था पहले, तो वहाँ पे इंडियन के नवाब्स किया करते थे, बट अब जो कंपनी थी, जो ब्रिटिश कंपनी थी, उसने अवध को भी हड़प लिया था। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट। अब जो ब्रिटिश थे इस टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, बोल रहे थे ना, और दे सेड दे वर ऑब्लिग्ड बाय ड्यूटी, मतलब कि वह ये बोल रहे थे कि उन्होंने अवध को तो
टेक ओवर कर लिया, मतलब अपने कब्जे में ले लिया है ना, ऑर्डर टू फ्री द पीपल्स फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट, है ना। और उनका ये कहना था कि वहाँ के जो अवध का जो भी नवाब है वो बहुत ज़्यादा मिस गवर्नमेंट हमारे साथ कर रहा है ना। इस तरीके से अवध के जो लोग हैं वो बोलने लगे। Enraged by the humility in which the Nawab was disposed, the people of Awadh joined the Great Revolt the broke out in 1857। अब इन्हीं सब के बीच में अवध के बहुत सारे ऐसे पीपल्स थे, है ना, जो ये सब बोल रहे थे। इसी वजह से अवध तो ऑलरेडी कंपनी ले चुकी थी, कंपनी हड़प चुकी थी अवध को ना, इसीलिए रिवोल्ट हुआ 1857 में। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से आगे के चैप्टर्स में भी देखेंगे। आप देख सकते हैं ये कुछ पोर्ट्रेट्स हैं जो कि सुरेंद्र साई के पोर्ट्रेट हैं। ये इसको आप बिल्कुल पढ़ लीजिए करिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब देखिए यहाँ पे कुछ मैप है जिसे हम देखेंगे। ये देखिए, ये जो येलो वाला पार्ट है ना, ये येलो वाला पार्ट है ना, तो कब, ये देखिए देन 1797 में, ठीक है। ये जो येलो वाला पार्ट है इसमें ही सिर्फ अंग्रेज थे, ना, मतलब बनारस, कलकत्ता, इन पार्ट में भी बस अंग्रेज थे। अब हम देखते हैं 1840 आते तक, ठीक है, क्या आते तक, 1840 आते तक कितना ज़्यादा यहाँ पे ब्रिटिश ने हड़प लिया है। आप देख सकते हैं, 1 मिनट, हाँ ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ बॉम्बे साइड, गोवा, है ना, मैसूर, मद्रास, हैदराबाद, कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, है ना, इस साइड। उसके बाद 1857 आते तक, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत बड़ा रिवोल्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे। सो आप देख सकते हैं 1857 आते तक कितने सारे ऐसे टेरिटरी हैं जहाँ पे इन्होंने हड़प लिया था। ये देखिए लाहौर हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ, बनारस, है ना, काठमांडू और कलकत्ता हो गया, बॉम्बे, इन सब में। तो ये जो येलो वाला पार्ट है ये ब्रिटिश ऐसा कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेटिंग अप अ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो न्यू एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो कैसे सेटअप होता है वो देखते हैं। देन वॉरेन हेस्टिंग, अब यहाँ पे फिर से एक ब्रिटिश का नाम आता है वॉरेन हेस्टिंग, जो कि एक गवर्नर जनरल है। ये कब से कब तक गवर्नर जनरल रहे हैं, 1773 से लेके 1785 तक, ना। वॉज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अ एक्सपेंशन ऑफ कंपनी पावर। अब ये जो वॉरेन हेस्टिंग थे, है ना, इन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनकी बहुत ज़्यादा इन्होंने क्या की, मदद की। किस चीज़ में मदद की, अपना कंपनी का पावर बढ़ाने के लिए। By this time the company had acquired power not only in Bengal, ठीक है। अब जो कंपनी थी, है ना, इनको क्या है, बंगाल में तो ऑलरेडी ये पावर पा चुकी थी, है ना, लेकिन ये क्या है, उसके बाद ये बॉम्बे और मद्रास में बहुत ज़्यादा अपना पावर पा चुकी थी। ब्रिटिश टेरिटरीज वर बोर्डली डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंटीज। अब देखिए लाइक कोई भी स्टेट है, ठीक है, सो हम कोई भी स्टेट में बहुत सारे आदमी बैठाते हैं, मतलब जो इंडियन स्टेट्स में है ना, किस लिए, क्योंकि वो अच्छे से वहाँ पे रूल हो सके। तो इसी तरह से जो ब्रिटिश हैं, हम स्टेट कहते थे, वो प्रेसिडेंटीज कहते थे। तो जो ब्रिटिश की हैं, है ना, वो बहुत सारी टेरिटरीज में अपनी प्रेसिडेंटीज, अपने आदमी को बैठाया करते थे। These were 3 presidencies, Bengal, Madras and Bombay. It is very important that British ने 3 presidencies बैठाई थी, जो कि एक थी बंगाल में, दूसरी मद्रास, तीसरी बॉम्बे में। Each was ruled by a governor, और इन सब में हर गवर्नर यहाँ पे रूल किया करता था। एक हुआ करता था वहाँ का हेड, और एक हुआ करता था वहाँ का गवर्नर जनरल, जो मतलब जो हेड हुआ करता था वो गवर्नर जनरल हुआ करता था। देन वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स। अब ये जो वॉरेन हेस्टिंग है, ठीक है, ये पहले गवर्नर जनरल थे जो कि सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के लिए चुने गए थे, नोटेबली इन अ स्फीयर ऑफ जस्टिस, और इन्होंने जस्टिस के मामले में भी बहुत ज़्यादा अपना रोल किया है। फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज इस्टेब्लिश। अब 1772 में नया सिस्टम जस्टिस का इस्टेब्लिश मतलब स्थापित किया जाता है। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। अब उसमें होता क्या है, ये बहुत सारे एग्ज़ाम में भी आता है, आप देखिएगा।
कि अब इसमें ये होता है कि इसमें दो तरीके के कोर्ट रहते हैं, ठीक है। एक होता है क्रिमिनल कोर्ट जिसे हम फौजीदारी अदालत बोलते हैं, और एक होता है सिविल कोर्ट। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि अगर 1772 में जब एक नया जस्टिस सिस्टम अलाउ किया गया था तो उसमें दो कोर्ट के उसमें क्या क्या नाम है, सो आप आराम से बता सकते हैं। पहला नाम है क्रिमिनल कोर्ट, दूसरा नाम है सिविल कोर्ट। सो हम क्रिमिनल कोर्ट को फौजीदारी अदालत कहते हैं एंड सिविल कोर्ट को हम क्या कहते हैं, दीवानी अदालत। अब मैं बता दूं, ये जो क्रिमिनल कोर्ट है इसमें जितने भी क्रिमिनल्स है, लाइक हम बोल सकते हैं बहुत सारे जिसने किसी को मारा किसी को, तो ये सब इस फौजीदारी मतलब इस क्रिमिनल कोर्ट में लिखे जाते हैं। और सिविल कोर्ट्स में लाइक अगर किसी ने चोरी चमारी कर ली है ना, या फिर किसी के घर में लड़ाई वगैरह हो गई, तो ये दीवानी अदालत मतलब ये सिविल कोर्ट देखता है। Maulavis and Hindu Pandits interpreted Indian laws of the European district collectors who presided over civil courts। अब यहाँ पहले जब ब्रिटिश के टाइम पे, ब्रिटिश लोग जब थे, अंग्रेज लोग, उनके टाइम पे जो कलेक्टर हुआ करते थे उनका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल हुआ करता था वहाँ का, मतलब उनको इतना ज़्यादा पावर दिया जाता था कलेक्टर होने का। सो अब ये जो मौलवीज़ है, ठीक है, मौलवीज़ और हिंदू पंडित है ना, ये अपने भारत के जितने भी लॉ है ना, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट के ना, मतलब ये सब बनाने में ये लोग हेल्प किया करते थे, है ना, कि धर्मशास्त्र वगैरह ये सब, वो हम आगे के टॉपिक में भी अभी पढ़ेंगे। Then a criminal court were still under a qazi and mufti but under the supervision of a collector। अब ये जो क्रिमिनल कोर्ट रहती थी है ना, ये कोर्ट्स रहती थी, ये किसके अंडर पर रहती थी, काजी एंड मुफ्ती के अंडर में रहा करती थी, जो कि हम बोलते हैं ना कलेक्टर बहुत ज़्यादा ऊंची पोस्ट होती, तो उस समय पे सच में बहुत ज़्यादा पावर होती थी कलेक्टर के पास। ये देखिए, अब वन मोर थिंग गाइस, अब यहाँ पे आते हैं। A major problem was that a Brahmin pundits gave different interpretation of local laws based on डिफरेंट स्कूल्स ऑफ द धर्म शास्त्र। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आई कि जो जितने भी ब्राह्मण पंडित से, ठीक है, अब वो अपना अपना जो इंस्ट्रक्शन इंटरप्रिटेशन दिया करते वो हमेशा अलग अलग दिया करते थे, है ना। कोई लोकल लॉज के ऊपर दिया करता था, है ना, कोई भी डिफरेंट स्कूल वगैरह के लिए, है ना, जो कि हम इसे धर्म शास्त्र भी कहते हैं। टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन 1775 11 पंडित्स वर आस्क्ड टू कंपेल अ डिजिट ऑफ हिंदू लॉज। अब हुआ क्या कि 1775 में, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट 1775 में 11 पंडितों को क्या किया गया, बुलाया गया, और सिंपली उनसे ये कह दिया गया कि आप देखिए ये सब का आप लॉ है, आप ये सब लॉ डिसाइड करिए, इस तरह से। 1 मिनट। उसके बाद NB हेलेड ट्रांसलेटेड दिस डिजिट इनटू इंग्लिश, है ना। अब ये जो NB हेलेड है ना, इन्होंने इनसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। बाय 1778 कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज आल्सो कंप्लीट इन बेनिफिट ऑफ यूरोपियन जज। अब यूरोपियन जज को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था, इसलिए उन्होंने सिंपली क्या कर दिया, 1778 में जो मुस्लिम लोग का जो लॉ था वो भी यहाँ पे बना दिया गया, जिससे यूरोपियन जजेस को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 1773 में एक एक्ट हुआ था जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये एक्ट हुआ था। A new Supreme Court was established while a court of appeal, the सरदार निज़ामत अदालत। अब 1773 में एक नया सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया, उसका क्या नाम था, सरदार निज़ामत अदालत उसका नाम रखा गया, जो कि कहाँ पर है, कलकत्ता में है। द प्रिंसिपल फिगर इन एन इंडियन डिस्ट्रिक्ट वॉज द कलेक्टर। अब वहाँ का जो प्रिंसिपल था वो इंडियन डिस्ट्रिक्ट का वो कौन था, कलेक्टर था।
एज अ टाइटल सजेस्ट हिज जॉब मेन जॉब। अब जो कलेक्टर का काम क्या था कि जितनी भी मेन जॉब है वो उन्हें देखे और वह रेवेन्यू और जो टैक्स है उसे कलेक्ट करे, और जितनी भी लॉज हैं है ना बने हैं, रूल्स लॉ हैं, ऑर्डर है ना, वो सारे जजेस को उस पे फॉलो करने के लिए कहें, उनकी हेल्प करें सारे जजेस को, और जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं या फिर जो दरोगाज हैं उनकी भी वो हेल्प करें। दिस ऑफिस द कलेक्ट्रेट बिकम द न्यू सेंटर ऑफ पावर एंड patronage the steadily replaced previous holders of authority। अब क्या हुआ कि जितने भी अदर ऑफिस थे, कलेक्ट्रेट ऑफिस वगैरह थे ना, तो ये क्या बहुत ज़्यादा इनका न्यू सेंटर बन गया, मतलब इनकी बहुत ज़्यादा पावर आ गई है ना, जो कि हम पहले भी एक टॉपिक पे देख चुके हैं है ना। तो इनकी मतलब बहुत ज़्यादा पावर आ गई, इनके अंदर अथॉरिटी आ गई, जिन्हें ये रिप्लेस करने लगे। देन द कंपनी आर्मी। अब जो कंपनी है उसमें आर्मी का रोल किस तरह था, मतलब कंपनी तो हो गई, पावर भी आ गई, सब जगह सब राज्यों को हड़प भी लिया, अब आर्मी का रोल कैसा था ये देखते हैं। colonial rule in India brought in some new ideas of administration and reforms, but its power rested on its military stand। अब जो कॉलोनियल रूल था है ना, मतलब जो इंडिया था वह नए नए आइडियाज़ लाने लगा, दैट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पावर है ना, जो कि मिलिट्री स्ट्रेंथ है, उन्हें लाया जाए। मतलब जितने भी हम बोल सकते हैं मुग़ल जो लोग रहते थे ना, मुग़ल आर्मी के है ना, और कंपनी के आर्मी के, उन सबको अब सिपाहियों की ज़रूरत पड़ी, तो उन्होंने मतलब किस तरह से कैसे कैसे आइडियाज़ के साथ लाए। द मुग़ल आर्मी वॉज मेनली composed ऑफ कैवलरी सवार्स ट्रेंड सोल्जर्स ऑन हॉर्स बैक एंड इन्फेंट्री। अब हुआ क्या, जो मुग़ल आर्मी थे वो हमेशा क्या करते थे, उस पर सवार होकर आया करते थे, मतलब जो हॉर्स रहा करते थे, हम बोलते हैं ना घोड़े की सवारी, उस पर वो बैठ के क्या करते थे, आया किया करते थे। देन इन्फेंट्री का मतलब मैं आपको बता दूं, इन्फेंट्री का मतलब होता है जो लोग पैदल चल के आते हैं। क्या होता है इन्फेंट्री का मतलब, जो लोग पैदल चल के आते हैं, यहाँ पे लिखा भी है ना, पैदल फुट सोल्जर्स है ना। और कुछ हुआ करते हैं जो कि कैसे आते हैं, घोड़े वगैरह से, हॉर्स बैक से आते हैं। तो एक्चुअली में जो कंपनी थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वह ये समझती थी कि जो लोग घोड़े पे सवार होकर आते हैं सोल्जर्स, वो ज़्यादा पावरफुल है, उन सोल्जर्स को ज़्यादा रखा जाए, मतलब जो इन्फेंट्री सोल्जर्स है, जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उन्हें ज़्यादा ना रखा जाए। दे वर गिवन ट्रेनिंग। अब वो लोग बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रेन करने लगे सब चीज़ों के लिए है ना। एंड यूज़ ऑफ दी स्क्वाड है ना, स्क्वाड का मतलब हम जानते हैं जो तलवारबाजी है, वो उन्हें सिखाने लगे है ना। आर्मी को सब में डोमिनेट, सब में बांटने जाने लगा। and the Mughal state did not feel the need to have a large professionally trained infantry। अब जो मुग़ल स्टेट है उन्हें ज़्यादा प्रोफेशनल ट्रेन की ज़रूरत नहीं थी, मतलब जो इन्फेंट्री, मतलब जो पैदल चलने वाले लोग हैं, उनकी ज़्यादा उन्हें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कंपनी ऐसा मानती थी कि जो हॉर्स बैक सोल्जर्स हैं वह ज़्यादा उनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। द रूलर्स एरियाज हैड अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड पीजेंट्स एंड द लोकल ज़मींदार्स ऑफन सप्लाई द मुगल्स विथ पैदल सोल्जर्स। अब जितने भी रूरल एरियाज़ थे, ठीक है, उनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जो पीजेंट्स थे, जितने भी किसान थे, और जो लोकल ज़मींदार थे, उनको क्या है, मुगल्स क्या उन्हें पैदल सोल्जर्स के रूप में उन्हें सप्लाइड करने लगे। लाइक हम बोल सकते हैं जो मुगल्स हैं वह क्या सोचने लगे कि अब भाई जितने भी ज़मींदार हैं और जितने भी किसान वगैरह, उनको डायरेक्ट ही पैदल सोल्जर्स में ले लो और इनको ट्रेन वगैरह करना शुरू कर दो। अ चेंज अकर्ड इन 18th सेंचुरी। गाइज अभी हम यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में ये कंप्लीट करेंगे, बिकॉज वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है इस वजह से। A change occurred in the 18th century when Mughal successor states like Awadh and Banaras start incorporating peasants into their armies and training them as प्रोफेशनल सोल्जर्स। अब जो चेंज आया 18th सेंचुरी में, ठीक है, 18th सेंचुरी में क्या आया, जो चेंज आया, दैट जो मुग़ल सक्सेसर स्टेट थे, मतलब जो मुग़ल के लोग थे है ना, लाइक हम बोल सकते हैं जो अवध थे और जो बनारस थे है ना, उन्होंने क्या किया, जितने भी किसान हैं उन्हें डायरेक्ट ही आर्मी में भेजने का
सोच लिया, ठीक है। अब एक साइड क्या कर रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह क्या हॉर्स बैक सोल्जर्स को ले रही थी, मतलब कि जो घोड़े पे सवार होके जो सिपाही उनको वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रही थी, है ना। बट ये जो मुगल थे लाइक अवध और बनारस, ये क्या कर रहे थे, ये पीजेंट्स को डायरेक्टली क्या कर रहे थे, आर्मीज़ में भेज रहे थे और उन्हें ट्रेन करना शुरू कर रहे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग भी चाहिए थे, प्रोफेशनल सोल्जर्स उन्हें चाहिए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी अडॉप्टेड द सेम मेथड। अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी सेम मेथड अडॉप्ट करी थी, मतलब सेम तरीके से कर रही थी, है ना। इट बिगिन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी, है ना। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि वह क्या बोलते थे, सिपाही बोलते थे, है ना। लाइक हम सिपाही बोलते तो वो सिपाही बोला करते थे जितने भी उनके सोल्जर्स हैं आर्मी। द इंडियन वर्ड सिपाही, इंडियन में हम मतलब सिपाही बोलते हैं, इसका मतलब सोल्जर होता है, वह उन्हें सिपाही बोला करते थे। एज वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज फ्रॉम द 1820। अब जो कुछ टेक्नोलॉजी थी, है ना, जो कि चेंज कब हुई, 1820s में हुई। द कैवलरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी आर्मी डिक्लाइन। अब कंपनी को क्या हुआ, फाइट मतलब लड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या बहुत सारे औजार वगैरह की ज़रूरत पड़ने लगी। दिस इज़ बिकॉज द ब्रिटिश एम्पायर वॉज फाइटिंग इन बर्मा। उस टाइम पे ऐसा ब्रिटिश लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनकी लड़ाई किससे हो रही थी, बर्मा से हो रही थी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट उस टाइम पे जो ब्रिटिश की लड़ाई वो बर्मा से हो रही थी। अफगानिस्तान एंड इजिप्ट वेयर सोल्जर्स वर आर्म्ड विथ मुस्किट्स एंड मैच लॉक्स। अब उस टाइम पे जब ब्रिटिश जो थे वो बर्मा से लड़ रहे थे, है ना, तो उन्होंने क्या किया, जितने भी अफगानिस्तान के सोल्जर्स हैं ना उनको भी क्या मुस्कट एंड मैच लॉक्स में कर लिया, मतलब हम बोल सकते हैं उनको ये सब प्रोवाइड किया। अब इसका मतलब क्या होता है ये हम जानते हैं। मुस्कत का मतलब होता है कि एक ऐसी भारी सी गन, हैवी गन यूज इन इन्फेंट्री सोल्जर्स, है ना। अब क्या हुआ कि जो ऑलरेडी देखो जो मुगल्स अपना कर रहे थे, मतलब मुगल्स अपने जो सोल्जर्स चुन रहे थे, है ना, वह हमेशा से यही बोले कि इन्फेंट्री सोल्जर्स मुगल्स के लिए ठीक है। बट पहले जो ब्रिटिश कंपनी वो हॉर्स बैक सोल्जर्स बोल रही थी, उन्हें भी अब लगने लगा कि नहीं इन्फेंट्री सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन्फेंट्री सोल्जर्स को क्या क्या प्रोवाइड किए जाने लगे, मुस्कट्स एंड मैच लॉक। मुस्कत एक ऐसे भारी गन का नाम है जो कि पैदल चलने वाले सोल्जर्स को प्रोवाइड की गई, और मैच लॉक एक ऐसी टाइप की गन है जिसको पाउडर से चलाया जाता है, लाइक दिस। द सोल्जर ऑफ द कंपनी आर्मी हैड टू कीप पेस विथ चेंजिंग मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स एंड इट्स इन्फेंट्री रेजिमेंट्स नाउ बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। अब होने क्या लगा, जितने भी सिपाही थे, है ना, तो कंपनी के जितने भी सिपाही थे, आर्मी थे, तो उन्हें क्या करने जाने लगा, मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, मतलब औजारों की ज़रूरत पड़ी, है ना। इसलिए अब कंपनी सोचने लगी कि भाई अब इन्फेंट्री सोल्जर्स बहुत ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट आने लगे, मतलब बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है हमारे लिए। In the early 19th century, the British began to develop a uniform military culture. अब 19th सेंचुरी में की शुरुआत में जो ब्रिटिश थे, है ना, वह क्या एक मिलिट्री कल्चर को उन्होंने डेवलप किया। कौन से कल्चर को डेवलप किया, मिलिट्री कल्चर को उन्होंने डेवलप किया। सो इस मिलिट्री कल्चर में अब देखते हैं कैसे किया। सोल्जर्स वर, आप देख सकते हैं ये एक ड्राइंग है, इस तरह से प्रोफेशनल सोल्जर्स होने चाहिए थे, तो इस तरह से उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को ट्रेन करना शुरू किया। सो सोल्जर्स आर इंक्रीजली सब्जेक्ट्स टू यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग। अब क्या है, जितने भी सोल्जर्स सिपाही थे, चाहे वो इंडिया के हों चाहे वो कहीं के हो, तो इंडिया के जितने भी सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उन्हें क्या है यूरोपियन स्टाइल की ट्रेनिंग दी जाने लगी, है ना। उनको ड्रिल कराना सिखाया गया, डिसिप्लिन में कैसे रहते वो सिखाया गया, है ना, और उनकी लाइफ में रेगुलेट कैसे करना है उन्हें वो सब सिखाया गया, इन सब चीज़ों के। ऑफन दिस क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब ये प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि देखो क्या होता था कि जो ब्रिटिश थे, है ना, उन्हें तो कास्ट वगैरह से कोई मतलब नहीं रहता था, बट अब जो सिपाही हैं, मतलब जो सिपाहीज है, उनके मन में ये आया कि भाई उनके कास्ट के बारे में उनके मन में आया, ठीक है। क्या क्या आया, दैट ये प्रॉब्लम जो कास्ट है उनका, है ना, जो कम्युनिटी फीलिंग्स उन्हें आने लगी, है ना, कि अगर एक प्रोफेशनल सोल्जर्स वो बन जाता तो क्या वह अपने धर्म को भूल जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। और जितने भी कास्ट रिलीजियस हैं ये सब, है ना, बिकॉज हमारे हिंदू में ही, हमारे इंडिया में ही ये सब माना जाता है ना, ब्रिटिश
के यहाँ और अदर कंट्री में सब कुछ नहीं माना जाता, इसलिए उनके मन में ये सब आने लगा। अब ये जो सिपाही थे वह क्या फील करते थे, है ना, और उनके लाइफ में क्या क्या आइडेंटिटी थी, किस तरह से वह रहते थे, है ना, और उनके यहाँ पे मतलब किस तरह से रहते थे, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर मतलब कैसा था, ये सब हम द रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसी कारण है ये रिवोल्ट हुआ कि जो इंडियन सिपाहीज थे उनके मन में ये आने लगा कि वह किस तरह से अपने कास्ट को, रिलीजन को कैसे होल्ड करेंगी। तो इस वजह से ये सब रिवोल्ट हुआ। ये रिवोल्ट कब हुआ? 1857 में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा रिवोल्ट था। इसके बारे में हम बहुत अच्छे से चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो किस तरह से सिपाहीज वो करते थे ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। देन आता है कंक्लूज़न। ये गाइस थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया बिकॉज मुझे चैप्टर ख़त्म करना था, बट डोंट वरी, हम जल्दी से करते हैं। देन कंक्लूज़न में हमें ज़्यादा कुछ नहीं, ये बताया गया था जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वो अपने उनकी जो कंपनी है ट्रेड है ना, वो बहुत अच्छे से उन्होंने सारी टेरिटरी को कॉलोनियल पावर में ले लिया, है ना, एंड बहुत सारे न्यू टेक्नोलॉजी उन्होंने लॉन्च की जो कि 19th सेंचुरी में उन्होंने लॉन्च की, है ना, और टिल देन इट वुड टेक एनीवेयर बिटवीन 6 and 8 months, है ना, और उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं, बस 6 और 8 मंथ के बीच में उनकी जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी थी, है ना, वह सब अच्छे से राइज होने लगी, है ना, और बहुत सारे उन्होंने सी रूट्स भी बनाए, है ना, इंडिया समुद्री इलाकों पे, है ना, बहुत सारे ऐसे स्टीम शिप्स थी, है ना, मतलब जो कि जिससे हम जर्नी आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक कर सकते हैं, है ना। उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने अपने फैमिली के साथ इंडिया में आए और बहुत सारा चीज़ लूट के ले गए। बाई 1857 द कंपनी केम। अब जो कंपनी आती है 1857 में, वह क्या डायरेक्ट रूल करने लगी, मतलब एग्जाम्पल जो 63% हम बोल सकते हैं जो टेरिटरी थी वो ब्रिटिश के कब्ज़े में आ चुकी थी, ठीक है। 78% पॉपुलेशन इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में से 63% इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो कंट्री थी वह किसके कब्ज़े में आ चुकी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्ज़े में आ चुकी थी, ठीक है। सो इस तरह से जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो इसी तरह से हुई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया पे अपना कंट्रोल, अपना हक जमाने का सोचा। सो यहाँ पे जो हमारा चैप्टर होता है ये होता है ओवर, एंड इसके क्वेश्चन आंसर्स आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको अच्छे से आपने चैप्टर पढ़ा है। तो ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं। सो गाइज़ हमारा यहाँ पे सेकंड चैप्टर ओवर होता है। जल्दी मैं थर्ड चैप्टर की वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। आपको एम हमारा पता है जो कि 1 मिलियन फैमिली है, जल्दी से 1 मिलियन फैमिली कर दीजिए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और उन्हें भी बोलिएगा कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।